Hello everyone, I am Lovepreet. Today I will discuss about the Indian Express and the Hindu newspaper articles for UPSC for the 7th November 2025. ओके, तो पहला न्यूज़ जो था वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर किसी को आप पीएमएलए और यूएपीए के अगेंस्ट में अरेस्ट करते हैं या कैसा भी अरेस्ट हो, उसके इन अरेस्ट इन ऑल ऑफेंसेस, ठीक है। तो उसमें आपको क्या है, जो अरेस्टी होगा उसको आप ग्राउंड इन्फॉर्म करेंगे कि किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है। अगर आपको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलते हैं तो यू हैव टू लीव दैट पर्सन, ठीक है। अच्छा, ये किसके आर्टिकल देखते हैं। अब आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोलता है कि पर्सन जो है, नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी, जितना जल्दी हो सके उसको इन्फॉर्म करना है, ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, जिसका अरेस्ट किया गया उसका ग्राउंड, और ही शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2002 में आया था, और यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया था। इसका अमेंडमेंट बिल जो है 2019 में आया था, ठीक है, याद रखना ये। अच्छा, अभी रिसेंटली आप बता सकते हैं पीएमएलए के अगेंस्ट में किसको मतलब बुक किया गया था? जैसे क्रिकेटर हैं जो शिखर धवन और सुरेश रैना, उन पे फाइन लगाया गया था 11 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, अंडर पीएमएलए, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी, स्पोर्टिंग कंपनी जो बोलते हैं गैम्बलिंग वाली, उसको प्रमोट कर रही थी। फिर जो डिटेंशन होता है वो कितने टाइप का होता है? तो डिटेंशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। डिटेंशन का 2 टाइप है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि एक पर्सन जो है उसने क्राइम कर दिया है और वो कन्विक्ट हो गया है कोर्ट के थ्रू, तो उसको आगे क्राइम करने से रोकने के लिए उसको डिटेंशन में लिया जाता है। सेकंड होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, डिटेंशन फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, डिटेंशन फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। क्यों क्या प्रिवेंट किया जा रहा है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई पास्ट में ऑफेंस किया है, तो उसको फर्दर फ्यूचर में कोई ऑफेंस करने से रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उस पर्सन को जो रखा जाता है वो प्रिकॉशनरी मेजर है, सो दैट कि वो क्राइम वापस ना कर दे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो जिस लैंग्वेज में जो समझता है उसको उस लैंग्वेज में समझाया जाए अरेस्ट करने से पहले कि क्या ग्राउंड था, और एक रीजनेबल टाइम से पहले, ठीक है, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, सो देट कि वो अगर अपना कोई काउंसिल या डिफेंड करने के लिए कोई लीगल प्रैक्टिशनर लाना चाहे वो लेके आ सकता है। एक चीज़ है, अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो कौन सा राइट जो है वो आप फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच कर दोगे, तो वो है आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और ठीक है, नो सेल बी डिप्राइव्ड, इसमें बोला गया है कि नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपको याद रखनी है, नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में आर्टिकल 22 के बारे में थोड़ा और पढ़ लेना आप, लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये GS2 में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आर्टिकल, इसमें हमें एक एनेक्डोट मिला है, तो मैं वो यूज कैसे करना है उस एनेक्डोट को ऐसे के लिए, ठीक है, वो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पे। एक कोई विलेज है, ठीक है, यहाँ पे 10 साल, एक एग्जाम्पल लूँगा, 10 साल पहले हम गए और हमने लोगों को पूछा, यहाँ के लोगों को, वुमेन और चिल्ड्रन जो भी हैं या जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमें एम्प्लॉयमेंट दो। बोला ठीक है। एक तरफ से सर्वे किया हमने,
फिर हम 10 साल बाद में वापस गए कि भाई अब तो थोड़ा एडवांस हो गया है चीज़ें, ठीक है, एक्सेस मिल गया होगा इनको। फिर हम इनको पूछा हमने कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो जो भी थे वुमेन और चिल्ड्रन, उन्होंने बोला हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाता है कि कुछ लोग अगर बैकवर्ड एरिया में हैं, ठीक है, तो उनको एक्सेस नहीं है चीज़ों का, और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो सेम है, ठीक है। इसको हम एज ए एनेक्डोट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में कुछ ना कुछ एक स्टोरी बना के, और ऐसे को स्टार्ट करने से पहले ऐसा एस्पिरेशन, जिसमें एस्पिरेशन, ऐसे में जिसमें एस्पिरेशन की बात की जाए, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक लिटरेसी रेट का एक सेंसस 2011 का डाटा है, ठीक है, रिगार्डिंग जो लिटरेसी रेट है इंडिया की, वो है 65.5%। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, कि मेल का लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल का क्या है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ मेल, ठीक है, कौन से स्टेट का है, और फीमेल का कौन सा स्टेट का है। ये दो चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताना एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने किसी अपने लॉयर को, दूसरा जो भी होगा, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं और जो सॉलिसिटर जनरल होता है, उनमें से किसी को भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट लगाई कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि अभी सबको पता है कि जो CGI है वो 24 नवंबर को चेंज होने वाले हैं, तो उसी केस में कुछ चल रहा है उनका, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 76 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है ही विल अपॉइंट ए पर्सन एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट करेगा, वो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, उसके बारे में बोला गया है। उसको ऐसा वो कोई अपॉइंटमेंट उसका करेगा जो क्वालिफाइड हो फॉर बिकमिंग ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहला कंडीशन ये है। आगे और भी कंडीशंस हैं, वो देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू प्रोवाइड एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स, ठीक है। ड्यूटी क्या है, लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना, एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज, ठीक है, एज ए लीगल चार्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाई द प्रेसिडेंट, एंड टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाई और अंडर द। ये थोड़ा एक बार आप देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन का है कि सिंपल फंडा है कि अटॉर्नी जनरल है कौन, उसका ड्यूटी क्या है, वो मैटर है। तो ही इज द गवर्नमेंट्स फॉरमोस्ट लीगल काउंसिल एंड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री, ठीक है। तो ये याद रखना, ये है अटॉर्नी जनरल। फिर इसके बारे में बताया गया है, एक इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है अटॉर्नी जनरल के बारे में, आपको इजीली याद रह जाएगा। देखो, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, ठीक। और ना तो टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल के लिए, ठीक है, कोई ग्राउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, रिमूवल के लिए कि किस बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। और एक और चीज़ क्या है कि हिज रिम्यूनरेशन जो है, रिम्यूनरेशन, ठीक है, वो भी इनके फिक्स नहीं है। सब चीज़ किस पे फिक्स है, प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। प्रेसिडेंट चाहेगा तब उसको हटा भी सकता है। और एक चीज़ ये भी है कि कन्वेंशन अगर देखा जाए, ठीक है, बाई नॉट बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन कन्वेंशन जो फॉलो होता है, जैसे ही कैबिनेट जो है डिसॉल्व होती है, किसी गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है, उसी समय अटॉर्नी जनरल को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ये याद रखना कि ये थोड़ा सा अलग है इनका जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में, ठीक है। फिर बाकी तो ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के क्वालिफाई होने के लिए, किसी हाई कोर्ट में 5 ईयर्स एज ए जज हो, या किसी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट 10 ईयर का टेन्योर रहा हो,
या एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर इनके ड्यूटीज़ क्या है, जनरल सिंपल सा बात है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो एजी इज, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं, ठीक है, वो हैं ये, जिस जो गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में असिस्ट करते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा होगा कि जो भी कोई केसेस होते हैं तो यहाँ पे किसी का नाम है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है एजी। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या होता है कि एजी जो होता है उसके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 76 में कि देयर शुड बी ए ऑफिस ऑफ एजी। ठीक है, लेकिन जो इसके अंडर में जो काम करेंगे दो लोग इसको असिस्ट करने के लिए, एक होता है सॉलिसिटर, ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट दीज टू पोस्ट ये जो है दे आर क्रिएटेड टू असिस्ट द एजी। ठीक है, तो ये एक चीज़ और देख लेना। इसके बाद में कल मैंने एक बताया था कि वंदे मातरम के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, बन सकता है इस पे क्वेश्चन, क्योंकि 150 साल हो गए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक थोड़ा आर्टिकल लिखा है, लिखा क्या है मतलब कहीं ओपिनियन दिया होगा तो किसी ने ट्रांसलेट कर दिया, थोड़े अच्छे कीवर्ड्स हैं इसमें। तो वंदे मातरम के बारे में बोला गया है, इट इज़ ए डिवाइन मंत्रा ऑफ नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, it embodies the collective conscience of India. It reminds us that a nation is not merely a geographical territory but a living nurturing mother। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना नेशन वर्सेस स्टेट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, और एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं पॉलिटी के, ये आप देखना किसमें ज्योग्राफिकल टेरिटरी को बेसिस बना गया है, किसी में जो गवर्नमेंट जो होती है वहाँ की वो फॉर्म हुई है या नहीं, उसको बेसिस बनाया गया है, ये देखना आप एक बार। ठीक है, और अगर हो सके तो कमेंट में ये चीज़ें बताना तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, कमेंट आप यूट्यूब पे कमेंट जो सेक्शन होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको, ये चीज़ करने के लिए। ठीक है, फिर जो क्रिएशन ऑफ वंदे मातरम है उन्होंने क्या किया था, दैट वाज ए इट मार्क्ड ए स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रेनासे इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये है इसमें कि नेशनल मूवमेंट में इसमें क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें आगे बताया गया है कि इट इकोड फ्रॉम द स्कूल्स, मीटिंग्स, रैलीज एंड एवरी स्ट्रीट, जो उन्होंने ये वंदे मातरम का जो कंसेप्ट दिया था। ठीक है, फिर किसने ये लिखा था वंदे मातरम, तो सबको पता होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, कहाँ लिखा था, उनके नॉवल में आनंद मठ में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। इट वाज इंस्पायर्ड बाय सन्यासी मूवमेंट। तो आप बताना सन्यासी मूवमेंट जो है, ठीक है, ये कहाँ पे, वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड, व्हेन इट वाज ओरिजिनेटेड, व्हाई इट वाज ओरिजिनेटेड, और लीडर्स कौन थे इसके। ठीक है, और जो है इसका जो है नेशनल मूवमेंट या फिर फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इसके बाद है बताया गया है कि इट इंस्पायर्ड काउंटलेस इंडियंस टू ऑफर देमसेल्व्स। याद रखना यहाँ पे ये वंदे मातरम के बारे में बात की गई है, हम इसको इसी पैरा को किसी भी नेशनल जो है मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं एज ए कंक्लूजन। क्या कर सकते हैं, इट की जगह में वंदे मातरम की जगह इट की जगह नेशनल मूवमेंट हम लिखेंगे। नेशनल मूवमेंट इंस्पायर्ड काउंटलेस इंडियंस टू ऑफर देमसेल्व्स इन द यज्ञ ऑफ फ्रीडम वूज फ्लेम्स इल्यूमिनेटेड द डाउन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये काफ़ी अच्छा एक पैराग्राफ है, इसको आप यूज कर सकते हो। वंदे मातरम इज आल्सो ए सिंबल ऑफ नेशन सोल। कभी आपको पूछ ले कोई कि भारत माता ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताओगे, इट इज़ ए लिविंग एम्बॉडीमेंट। ठीक है, लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर एंड इटर्नल कॉन्शियसनेस। कि जो हमारी सिविलाइजेशन जो चली आ रही है, हिस्ट्री जो है हमारी, कल्चर जो है, उसको एम्बॉडीमेंट करता है ये। ठीक है,
आपने शशि थरूर का अगर कोई स्पीच देखा होगा तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था हिस्टोरिकल एमनेशिया, तो ये आप देख सकते हो इसमें हिस्टोरिकल एमनेशिया का मतलब क्या होता है वो आप पढ़ लेना। वंदे मातरम को कब एडॉप्ट किया गया था, प्रीलिम्स का फैक्ट है, ठीक है, जनवरी 24 1950, ठीक है, एडॉप्टेड एज ए नेशनल सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि थ्रू इट्स वर्ड्स वी हैव एनविसाज्ड ए वाइब्रेंट ग्लोरियस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। तो ये कोई भी ऐसा जो होता है उसमें हम कीवर्ड्स के रूप में ऐसे में या फिर हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंडिया को हमें बताना है कि इंडिया हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है ए वाइब्रेंट ग्लोरियस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया। फिर आपको ये बताना है कि पैट्रियोटिज्म, ठीक है, और नेशनलिज्म एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो सिंपल एक यहाँ लाइन लिखी गई है, पैट्रियोटिज्म इज नॉट ए मोमेंट्री इमोशन, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग एक्ट ऑफ डिवोशन एंड ड्यूटी। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना, पैट्रियोटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, ठीक है। फिर एनसीईआरटी की बुक्स में अभी आपने देखा होगा कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं एज पर इंडियन, मतलब टच दिया जा रहा है उसको। तो उसके रिगार्डिंग मैथमेटिक्स की बुक में एक बुक है जिसका ऑथर जो है ब्रह्मगुप्त है, ठीक है, 7th सेंचुरी की है, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत है। उसमें फर्स्ट टाइम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को है वो बताया गया था। फिर काफ़ी बार ये होता है कि हम ये बोल देते हैं कि भाई जो अलजेब्रा है, ये जो मैथमेटिक्स है, उसका रियल जो ओरिजिन मान बताते हैं कि भाई ग्रीक्स ने इसको एक्सपेंड किया था, बट एक्चुअली क्या है, ग्रीक्स जो है उन्होंने इंडिया से ही ये मतलब टेक्स्ट जो है इंडिया से वहाँ गए थे और फिर वहाँ पे वो थोड़ा एडवांस लेवल में चले गए, ठीक है। फिर ज्योमेट्री जो है उस पे भी एक चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है कंस्ट्रक्शन एंड टाइलिंग पे, जो सुलभ सूत्र के बारे में बताता है, इलाबोरेट्स ऑन दी सुलभ सूत्र, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक दिया गया है कि अच्छा ये क्यों किया जा रहा है, ये एनसीईआरटी में हम इंडियन वाला जो है ये हिस्ट्री में भी ये किया गया था, मैथमेटिक्स में भी किया जा रहा है। तो हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 उसमें ये बोला था कि इट विल इनकॉर्पोरेट इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द करिकुलम। तो इसीलिए हम जो है इसके करिकुलम में ला रहे हैं इसका। अच्छा, करिकुलम में लाने का क्या रीज़न है, ये तो बता दिया कि भाई हम बुक्स में क्यों ला रहे हैं, ठीक है, बुक्स में ये लिख रहे हैं क्यों है, क्योंकि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया था। अच्छा, उसका पर्पज़ क्या था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन करने का या इनको इंक्लूड करने का? अब पहला था स्टूडेंट को करेक्ट हिस्ट्री सिखाना, दूसरा था टू मेक सब्जेक्ट मोर इंटरडिसिप्लिनरी और बोल सकते हैं कि मोर इंटरेस्टिंग, थर्ड था टू डेवलप ए सेंस ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन इन स्टूडेंट्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसमें यही है कि आप में सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो और इंस्पिरेशन डेवलप हो आगे स्टडीज़ करने का, कि ये चीज़ें हमारे इंडिया के जो फोर फादर्स हैं उन्होंने किया था, ठीक है। अर्ली इंडियन टेक्स्ट जो है इसके बारे में यहाँ लिखा गया है, तीनों टेक्स्ट के बारे में। तो भाई मैथमेटिशियन था, कंट्रीब्यूशन टू अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा। तो इस बार मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में ऐसे चीज़ें पूछे जा सकती है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा इम्पोर्टेंट है कि मैथमेटिक्स में कौन कौन सी बुक्स थी, किसने लिखी और उनका कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है। तो ब्रह्मगुप्त जो थे उनका ब्रह्मपुत्र सिद्धांत जो है वो जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन अर्थमेटिक एंड एल्जेब्रा, ठीक है। फिर आता है सुलभ सूत्र जो है वो वैदिक लिटरेचर पार्ट ऑफ 1 ऑफ 6 वेदांश, ठीक है। 6 वेदांग जो है, वेदों के अंग जो है उनको वेदांग बोलते हैं, ठीक है। तो उनके 6 हैं, तो ये आप बताना 6 वेदांग कौन कौन से हैं। इसमें क्या है, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स फॉर रिचुअल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में सुलभ सूत्र में बताया गया है। और बीज गणित जो है वो 12th सेंचुरी की संस्कृत टेक्स्ट बुक है,
जो भास्कराचार्य ने लिखी थी, जिसमें अलजेब्रा के बारे में बताया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आप इसको ज़रूर पढ़ना। आगे दिया गया है आर्टिकल क्राइसिस इन सूडान। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल यही बता रहा है कि सूडान में 2019 के अराउंड या 20 के अराउंड, ठीक है, एथनिक क्लैशेस हुए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए थे वहाँ पे। रिवोल्ट्स तो नहीं बोल सकते, वहाँ पे एथनिक राइवलरी हो रही थी। ठीक है, एथनिक राइवलरीज। उसमें क्या है, उस समय तो कुछ टाइम तक वो हुई, फिर वो बंद हो गई। लेकिन अभी वापस सूडान में जो है ये इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली दारफूर रीजन जो है उसका, उसमें। तो इसी के लिए बोला जाता है कि हिस्ट्री जो है वो वापस रिपीट करती है अपने आप को। ठीक है, फिर इसमें एक मेंशन कर रखा था बैंगडंग कॉन्फ्रेंस इन 1955, 29 एशियन और अफ्रीकन नेशंस का था, उसमें इंडिया भी इंक्लूड था। ठीक है, क्या कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था वी विल कोऑपरेट, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक प्लस कल्चरल फ्रंट। ठीक है, ठीक है, ये बोला गया था। कौन कौन थे इसमें, अफ्रीकन कुछ नेशंस थे, कुछ एशियन नेशंस थे। तो इनके बारे में इन्होंने ये बोला था कि हम इकोनॉमिक और कल्चरल फ्रंट पे कोऑपरेशन करेंगे। और क्या चीज़ को हम अपोज करेंगे, तो इन लोगों ने बोला हम अपोज करेंगे कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज इसमें इंक्लूड थी वो कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की आइदर और अदर यूरोपियन पावर्स की। ठीक है, कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म दोनों को अपोज करने की बात हुई थी। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि ये जो बैंगडंग कॉन्फ्रेंस था, बैंडंग, ठीक है, यही जाके आगे पार्ट बनता है, इवॉल्व होता है एज ए नेम का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 1961 में इसका मतलब हुआ था। और इसमें हमने एक सिद्धांत दिया था जिसे पंचशील बोलते हैं। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको ये पता करना है पंचशील के 5 सिद्धांत कौन से थे। और नेहरू जी और एक और फॉरेनर मिनिस्टर होंगे कोई, उन्होंने ये 5 सिद्धांत फॉरवर्ड किए थे। एक जिसमें से मुझे याद है दैट वी विल रेस्पेक्ट द टेरिटोरियल सोवरेनिटी, ठीक है, ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला था। अच्छा, ये थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 रीजन्स है, खार्तूम, दारफुर, कोर्डोफन एंड जजीरा या गिजीरा। ठीक है, तो ये 4 रीजन्स हैं, इनके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दीज नेम्स पूछ के बोलते हैं फॉर ये जो है ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, और ये रिसेंट में न्यूज़ में थे। तो ये याद रखना, सूडान के केस में ये याद रखना। ठीक है, एथनिक राइवलरीज, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, तो बेसिकली वो लड़ क्यों रहे, यही मेन रीज़न है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज और एथनिक राइवलरीज है। तो इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया है, जो एथनिसिटी के केस में आप कभी भी एथनिक अगर कुछ जिसमें कहीं लिखना हो आंसर्स में, तो एक लिख सकते हो एथनिक मिसट्रस्ट। ठीक है, एथनिक इश्यूज जो हैं उनमें लिख सकते हो एक एथनिक मिसट्रस्ट। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे एक बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है कि सूडान इज बिकमिंग प्रोलॉन्ग्ड ह्यूमैनिटेरियन ब्लैक होल। वो क्या रहा है, सूडान एक ऐसी जगह बन रहा है जहाँ पे सब प्रॉब्लम्स आती रहती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, हिस्ट्री वापस पहले हमने 2020 में या 2019-18 की बात है तब हुआ था, फिर वापस ये ख़त्म हो गया था, फिर एक बार वापस उठ रहा है। तो मतलब कि एक ऐसा ब्लैक होल बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें जा रही है अंदर लेकिन वापस नहीं आ रही है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, प्रोलॉन्ग्ड ह्यूमैनिटेरियन ब्लैक होल। फिर
इन्होंने बोला है कि करना क्या चाहिए, तो हमें थोड़ा रिन्यूड कमिटमेंट टू सिविलियन लेड गवर्नेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देना चाहिए उनको, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करनी चाहिए उनको। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मतलब ऑब्वियसली सिंपल सा फंडा है, सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस में है तो उसको क्या किया जा सकता है भाई। उसको एड दी जाए, उसको डिप्लोमेटिकली उसके साथ एंगेज किया जाए कि भाई मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है इनमें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर एक यहाँ ये हो गया ख़त्म, अभी हमने इंडियन एक्सप्रेस का कर लिया है। अब हम देखेंगे राइट टू वोट, GS 2 का पार्ट है, और एक तरह से इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे से पूछा जा सकता है, ठीक है। राइट टू वोट सेम एज राइट फ्रीडम ऑफ वोटिंग। सेंटर बोल रहा है कि राइट टू वोट नॉट सेम एज फ्रीडम ऑफ वोटिंग। फ्रीडम ऑफ वोटिंग को है, इसको अगर हम बोलें तो टू राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वोटिंग होनी चाहिए। क्या है, अगर आपने 2017 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, उसमें राइट टू वोट के बारे में पूछा गया था। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, या स्टैच्यूरी राइट है। तो उस टाइम में यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया था। क्यों माना गया था? क्योंकि उससे कुछ साल पहले, मतलब 2015 में, 2 साल पहले या 1 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये बोला गया था कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन प्रेजेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी इंटरप्रिटेशन हुए, उनके बाद इसको स्टैच्यूरी राइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। स्टैच्यूरी राइट डिक्लेयर किया गया है। अब पूछ सकते हैं कि कहाँ पे राइट टू वोट का मेंशन है, ठीक है। तो राइट टू वोट जो है इज़ ए ओनली ए स्टैच्यूरी राइट। ये कन्फर्ड किया जाता है बाई सेक्शन 62 ऑफ RPA 1951। ये याद जरूर रखना कि कौन से आर्टिकल के थ्रू राइट टू वोट को स्टैच्यूरी राइट माना जाता है, ठीक है, और किस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 62 है। बहुत कम जो हैं ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनके हमें सेक्शंस याद रखने होते हैं, ठीक है। जैसे IT एक्ट है, उसका सेक्शन 66, ठीक है, जो राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग कुछ आया था उसमें। तो ऐसे ही सेक्शन 62 इस एक्ट का, RPA का, हमारे पास हमें पता होना चाहिए, राइट टू वोट के लिए बोलता है। और इसको स्टैच्यूरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है। फिर नोटा का ऑप्शन क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। नोटा क्या है? नन ऑफ दी अबाउ ऑप्शन होता है इलेक्शंस में, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एथिक्स के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉन्साइंस के लिए, कॉन्सियंस के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, असम के जो CIC है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या है, रिज़ाइन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके जो भाई हैं, श्याम कुमार, श्याम कानू महांता, ठीक है, उनका लिंक पाया गया है। जो रिसेंटली आर्टिस्ट हैं, जो जुबिन गर्ग जो है, उनका जो डेथ हुआ था सिंगापुर में, उसमें उनका लिंक पाया गया है, और ये उनके भाई हैं। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, साइटिंग माई कॉन्शियस वाज टेलिंग मी दैट इफ समवन अप्लाइज फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माई ब्रदर आई शुड रिजाइन फ्रॉम एनी माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डाउट्स एंड सस्पिशन इन पीपल्स माइंड्स, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने रीजन ये किया है। कंसाइंस के केस में हम ओल्ड अगर एग्जांपल्स देते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ये रिसेंट एग्जांपल है, प्लस ये एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है। तो ये अच्छी पोजीशन पे थे, इनका एग्जांपल देना बनता है, ठीक है। तो ऐसा इसको एग्जांपल को आप यूज कर सकते हो। फिर UBI के केस में एक आर्टिकल आया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी फ्रेजेज हैं, वो यूज करने वाली हैं, वो देखते हैं। इसमें बोला गया है, एक फ्रेज है, जॉब शेडिंग ऑटोमेशन दैट जॉब्स आर रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटेड मशीनरीज। फिर है गिग इकोनॉमी, प्रेकैरिटी, क्लाइमेट ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड मेंटल हेल्थ टाइम बॉम्ब, ठीक है। तो ये इनको बोल रहे हैं कि ये क्राइसिस हो रहे हैं अभी, ठीक है।
इसके बाद बोला है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम इसको बोल दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ ए यूटोपियन आइडिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूटोपियन आइडिया, बट यह ऑथर बोल रहे हैं इट लुक्स ए, इट नीड्स ए प्रेगमेटिक फ्रेश लुक। ठीक है, इसके बाद में वापस और क्या बोल रहे हैं कि यूबीआई कैन कुशन मास अनएम्प्लॉयमेंट, कैन रीस्टोर कंज्यूमर डिमांड व्हेन मशीन्स outnumber workers, and can reward unpaid care that props up the formal economy, and it can rebuild a social contract, ठीक है, between government and people। आगे इन्होंने बोला है इन इंडिया वेलफेयर सिस्टम्स आर ऑफन प्लेग्ड बाई इनएफिशिएंसीज, एक्सक्लूजन्स, कॉम्प्लेक्स एलिजिबिलिटी फिल्टर्स। आगे हम देखेंगे कि वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उनमें जो है डुप्लीकेशन, एक तो है कि एक्सेस नहीं है, ठीक है, एक्सेस का रीज़न प्रॉब्लम है, फिर डुप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा, कि कुछ लोगों को दो दो आधार कार्ड बना रखे हैं, दो दो जन आधार कार्ड बना रखे हैं, तो उनको फैमिली में 2 मेंबर को बिना किसी रीज़न के उनको मिल जाता है जो बेनिफिट है। एक होता है एक्सक्लूज़न, कि कुछ लोगों के पास वो डिज़र्व करते हैं टू बी पुअर, ठीक है, बट उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो हम बोलते हैं कि वेलफेयर सिस्टम वो प्लैग्ड हो गया है बाई इनएफिशिएंसीज, एक्सक्लूजन और कॉम्प्लेक्स एलिजिबिलिटी फिल्टर्स। एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में कि प्रोसीजर जो हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आप मतलब थक जाओगे यार कि यार ये काम मैं करूँ या नहीं करूँ, ये चीज़ मुझे बेनिफिट दे रही है, क्या मैं इसका एक्सेस लूँ या नहीं। क्योंकि बोलते हैं कि आपको मान लो एक स्कीम है, उसके अंडर 500 रुपये मिलने हैं, बट उस 500 रुपये को लेने के लिए आपको मान लो अपने तहसील में जाना है, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अब उस डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्टेंस है वो आपके घर से 50 किलोमीटर है, तो आप वहाँ पे जाके, ठीक है, वो काम करवाओगे, उसमें आपका मान लो खर्चा आ गया 300 रुपये, ठीक है, और मान लो उस दिन वो काम नहीं हुआ, उन्होंने बोला अगली बार आना, तो 600 रुपये तो आपका खर्चा हो गया। तो जितना बेनिफिट मिलना है उससे ज़्यादा तो हमारे खर्चे हो जाते हैं मान लो, तो इसलिए लोग उसको फिर अवॉइड ही कर देते हैं। तो प्रोसीजर इतने कॉम्प्लेक्स हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, क्या कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का? पॉलिटी, ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ना कहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना एक बार वेलफेयर स्टेट के बारे में, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए हैं फॉर ए यूबीआई इन इंडिया, कि ये देखो, ये मैंने बताया था ना अभी, स्कीम्स में लीकेजेस हैं, डुप्लीकेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो जो यूबीआई है उसका जो बेसिक जो फ्रेमवर्क या प्राइमरी पिलर होगा जिस पे ये होगा, वो होगा मोरल एंड इकोनॉमिक, ठीक है, मोरल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि एक और बोला है कि इंडिया रैंक्स फोर्थ द मैक्रो numbers flatter as earlier this year the press information bureau claimed that India ranks fourth globally in income equality, citing the consumption based Gini index. However, this measure focuses on household expenditure, not income or wealth. फिर उन्होंने बोला है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इनकम के जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या कर रहे हैं, गिनी इंडेक्स में हम एक्सपेंडिचर को, हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि इनकम और वेल्थ को। तो ये जो है, ये क्राइटेरिया जो है ये सही नहीं है। इसी के लिए उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में आपके पास इनकम का क्राइटेरिया रहेगा कितना है। फिर एक फैक्ट है जो यूज़ होता है, वो सब पता होना चाहिए कि टॉप 1% जो इंडिया के लोग हैं उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी है नेशन का वेल्थ, उसका 40% है। और अगर उसको टॉप 1% की जगह 10% हम काउंट कर लें तो उसमें 77% जो नेशन की वेल्थ है वो टॉप 10% लोगों के पास है, ठीक है। नोबेल लॉरेट है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो जीडीपी जिसमें हम मेजर कर रहे हैं इकोनॉमिक आउटपुट, उसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी,
ये अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। इससे जो रियल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो मॉनिटर नहीं हो पा रही है। इसी की वजह से उन्होंने बोला, या इसमें हम देख सकते हैं, दिस डिसकनेक्ट इज अंडरस्टूड। ये जो डिसकनेक्ट हो रहा है कि हम क्वालिटी लाइफ को हम जीडीपी में नहीं काउंट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठीक है, एनवायरमेंट इक्विटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इससे हो क्या रहा है, एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है रिपोर्ट आती है, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया का जो नंबर है वो 126 है आउट ऑफ 137 कंट्रीज, जो कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके भी पीछे है। ठीक है, तो ये एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया लैग कर रहा है उसके प्राइमरी रीजंस क्या क्या हैं। तो उसमें एक रीज़न हम दे सकते हैं कि जो जीडीपी इंडिकेटर्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली मॉनिटरिंग दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसमें लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने वाले फैक्टर्स हैं लाइक इनकम और वेल्थ कितना है उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यूबीआई जो है ऑफर्स ए स्ट्रक्चरल एंटीडोट टू द वेरी पॉपुलिस्ट कंज्यूमर एज वाटर पॉलिटिक्स। इट रिमूव्स द पॉलिटिकल इंसेंटिव टू डेंगल एडहॉक फ्री बेस। ये बोल रहे हैं कि अगर आप यूपीआई लेके आ जाओगे, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट करती है इलेक्शन से पहले फ्री बीज देना, फ्री पावर देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पावर देना और फार्मर के लोन वेव कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे होगा क्या, जो हम अभी जो गवर्नमेंट्स कर रही है कि कंज्यूमरिज्म पे फोकस कर रही है कि आप मुझे वोट दो मैं आपको सब्सिडी दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इलेक्शन जीतूँ आपको सब्सिडी दिया जाएगा। उससे हमें क्या करना है, शिफ्ट हो जाएंगे टू ए सिटीजनशिप। यहाँ सिटीजनशिप का मतलब है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से। ठीक है, इनमें बोला गया है कि अगर आपको बेसिक इनकम रहेगी यूपीआई के थ्रू, ठीक है, उतना तो आपका इकोनॉमिकली आप थोड़ा बहुत आपको बेसिक इकोनॉमिक जो राइट्स हैं वो मिलते रहेंगे, और उसके बाद आप गुड गवर्नेंस के राइट्स डिमांड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपको भी पता है यूबीआई का कंसेप्ट पहले आया था, ये पिक्चर में ही रहा, ठीक है, कभी सक्सेस नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, कुछ इश्यूज रहे होंगे। पहला इशू ये था कि बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को 6 से 7 हज़ार रुपये अगर मान लो हर किसी को मिलने लग गए, ठीक है, 6 से 7 हज़ार रुपये, तो उसका जो बर्डन आएगा वो जीडीपी का जो 5% हिस्सा है उतना तो हम इसमें लगा देंगे। फिर और बोला जाता है कि अगर ऐसा किया गया कि हम जीडीपी में हमने इतना तो खर्चा इसी पे कर दिया सिंगल स्कीम पे, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको मतलब फेवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, सब्सिडीज कम करनी पड़ेगी और बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा, टैक्स को बढ़ाना, ठीक है, बोरोइंग्स को भी बढ़ाना पड़ेगा सो दैट कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आए, और सब्सिडी जो हम दे रहे थे, ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो ऑलरेडी हम किसी चीज़ में हम 6,000 रुपये किसी भी चीज़ में दे रहे थे, तो उसको लेके आएंगे हम 3,000 2,000 रुपये या और भी कम करना पड़े, तो वो वाली बात है। फिर दूसरा ये भी बोला जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो है तरीका, इसमें ये बोला गया है कि आपको जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी है वो कोई भी हो, चाहे उसको उतना इनकम मिलना चाहिए, वो किसी क्राइटेरिया कि वो पुअर है वर्सेस रिच है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है उसके पास नहीं है, वो मैटर नहीं करेगी, आपको सबको देना है। तो इसमें एक बोला गया है। अब इसमें देखो, ये तो इश्यूज थे, वे फॉरवर्ड क्या होगा। कभी मान लो आपको पूछ ले कि भाई ऐसा ठीक है, ये प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, तो इसको सही कैसे करें। सही करने का जो प्रैक्टिकल वे दिया गया है कि यूबीआई को क्या है, फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस करना। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ एक फेज्ड मैनर में हो रही है और एक हो रही है 1 क्लिक में। ठीक है, तो
वन क्लिक में जो होती है उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है या फिर उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, या फिर वो वन क्लिक वाली ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लेकिन जो फेज्ड मैनर में किया जाता है वो प्लान्स, चाहे वो प्लान हो चाहे वो कुछ आपका वर्क हो, वो हमेशा सक्सीड होने के उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो इनमें बोला गया कि यूबीआई जो है इसको करो आप फेज्ड मैनर में लेके आओ। फेज्ड मैनर में कैसे लेके आएंगे? जो वल्नरेबल सेक्शन है लाइक वुमेन हो गए, एल्डरली हो गए, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, और लो इनकम के जो वर्कर्स होते हैं जो गिग इकोनॉमी में काउंट होते हैं, जो ऐसे लोग जो मान लो कि जो रेडी वाले हैं, जो जिनके पास कोई फॉर्मल जॉब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप इसमें पहले लेके आइए, उसके बाद जो बाकी बचेंगे उसको धीरे धीरे हम लेके आएंगे। ठीक है, अनोदर चैलेंज क्या है इसमें? एक और चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल एक्सेस। होता है क्या है कि हमने बोल दिया कि ठीक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दो, लेकिन दोगे किसको? बोलेंगे ट्राइबल को देंगे। बोले ट्राइबल को दोगे, अच्छा ठीक है। तो बोले ट्राइबल के पास बैंक अकाउंट है? बोले बैंक अकाउंट तो नहीं है यार। पूछेंगे फ़ोन है उनके पास, मोबाइल है? बोलेंगे मोबाइल भी नहीं है। तो बोले किस कहाँ दोगे फिर पैसे? हाथ में तो देने से रहे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि रिमोट एरियाज़ जो हैं या अंडर सर्व्ड एरियाज़ जो हैं उनके पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये तो इस वे में आप इसको देख सकते हो। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, वाई द नॉमिनेशन प्रोसेस नीड्स रिफॉर्म। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो आर्टिकल है ये उन लोगों के लिए है जिनको भाई इलेक्शन में फाइट करना है, चाहे वो इलेक्शन पंचायत के हों, एमएलए के हों, उनके लिए तो उनको पता होना चाहिए कि भाई नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, कहाँ मुझे मेरा नॉमिनेशन कैंसिल किया जा सकता है, तो उसके लिए ये आर्टिकल है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें है उन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एक होता है राइट टू बी वोटेड। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि भाई मुझे इस चीज़ का भी तो राइट है कि मैं किसी कॉन्टेस्ट में, इलेक्शन कॉन्टेस्ट में खड़ा हो सकूं और लोग मुझे वोट कर सकें। ठीक है, तो वो भी मेरा राइट है। मेरा राइट सिंपल ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ वोट देना है, मैं टू बी वोटेड वो भी मेरा राइट है। इस राइट के रिगार्डिंग कुछ मेंशन कहाँ किया गया है? तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स होते हैं 1961, वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है कि भाई आपको अगर कॉन्टेस्ट करना है तो आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है, नॉमिनेशन फॉर्म किसको सबमिट करना है, कब करना है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो बोलते हैं कि जो मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस है वो होता है स्टार्ट आपके वोट डालने से पहले, जो कि सबसे अनडेमोक्रेटिक है, वो है नॉमिनेशन का प्रोसेस। इसमें ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्निंग अफसर होता है, आपको पता है इलेक्शन में एक रिटर्निंग अफसर होता है। ठीक है, जिसके पास सिंगल ऑफिशियल होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है कि वो किसको नॉमिनेशन को आगे भेजेगा, किसका नहीं भेजेगा, किसका रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि जब किसी ने नॉमिनेशन फिल किया तो पहली बात है कि कोई रिटर्न गाइडलाइंस है नहीं कि क्या फिल करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को जो रिटर्निंग अफसर है वो काउंट करेगा कि ये सब्सटेंशियल एविडेंस इसके दिए, इसने नहीं दिए। ठीक है, द आरओज पावर अंडर सेक्शन 36(2) ऑफ टू कंडक्ट ए summary inquiry and to reject nominations for defeat of a substantial character is extraordinarily wide and largely unreviewable before polling, since Article 329B bars courts from interfering mid elections। तो आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शंस के बारे में आपको पता है, आर्टिकल 324 से 329 यह आर्टिकल जो है।
तो इसमें जो लास्ट आर्टिकल है 329 उसका क्लॉज बी है, उसमें बोला गया है कि कोर्ट्स जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से, जब से इलेक्शन का शेड्यूल स्टार्ट होता है तब से लेके जब तक इलेक्शन एंड नहीं होते, उसके बीच में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, जो आरओ होता है इसकी जो पावर्स हैं वो एकदम वाइड हो जाती है, वो किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वो उस पर डिपेंड होता है। और कि ये जो सब्सटेंशियल कैरेक्टर है डिफीट होने का किसी का नॉमिनेशन या रिजेक्ट होने का, उसके बारे में कोई क्लियर गाइडलाइंस लिखी नहीं गई है कि ये सब्सटेंशियल कैरेक्टर में जो सब्सटेंशियल वर्ड है इसका मतलब क्या है। इस एग्जाम्पल्स क्या दिए जा रहे हैं कि जिसमें नॉमिनेशन में प्रॉब्लम आई, लोगों को नॉमिनेट इलेक्शन फाइट नहीं करने दिया। तो बिहार में केस था, एक सूरत में था, फिर 2019 में बीएसएफ के जवान तेग बहादुर यादव, वो उनके इलेक्शंस में भी कुछ इश्यूज था, ठीक है, सर्टिफिकेट कुछ मांगा था वो नहीं दे पाए। फिर आईपीएस ऑफिसर थे एक, वो भी कंटेस्ट करना चाहते थे, उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। तो हो क्या रहा है, कंप्लीट कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई कंसोलिडेटेड डाटा है ही नहीं कि भाई क्या ग्राउंड्स हैं रिजेक्ट करने के, पैटर्न क्या है, पार्टी वाइज ब्रेकडाउन कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो रीज़न है, मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर में भी इतने सारी चीज़ें होती है कि आपको पता ही नहीं होता। इसमें बोला जाता है कि जो इंसान झूठ बोल के सब कॉलम फिल कर देगा, जो भी उसके फॉर्म के कॉलम है, वो इलेक्शन मतलब कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो सब कुछ सही फिल कर रहा है लेकिन उसने कॉलम फिल करने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बोला जाता है कि द सिस्टम नाउ पनिशेस इनकम्प्लीट डिक्लेरेशंस मोर हार्शली देन डिसऑनेस्ट वंस। फिर इसमें बताया गया है कि प्रोसीजर में किस किस टाइप के ट्रैप्स हैं। ओथ में ट्रैप कर देते हैं, नोटराइजेशन में ट्रैप कर दिया, सर्टिफिकेट में ट्रैप कर दिया, ऐसे करके ट्रैप किया जा रहा है। फिर थर्ड पॉइंट जो दे दिया है कि जो ये नॉमिनेशन जो प्रोसेस है ये फैसिलिटेशन की जगह एक तरह से हर्डल बनता जा रहा है। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यूके में क्या है कि उनको हेल्प करता है कैंडिडेट को कि वो अपना एरर फिक्स करे पहले, फिर उनका कैंडिडेट आगे भेजा जाता है। कनाडा जो है उसमें 48 आवर का करेक्शन विंडो दिया जाता है, पीरियड दिया जाता है कि 48 आवर में आपको ये चीज़ें करेक्शन करनी है। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि पहले सबमिशन करो टू अलाउ करेक्शंस, कि भाई काफ़ी पहले ही सबमिशन मांग लिया जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल्स हैं रिटर्निंग अफसर और ये, दीज आर दी फैसिलिटेटर्स इन दीज कंट्रीज नॉट सेंटिनल्स, ठीक है। और यह आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो आरओ का रोल है वो शिफ्ट होना चाहिए इंडिया में डिस्क्रेशन टू ड्यूटी, कि वो अपने डिस्क्रेशन पे नहीं बताएगा कि ये चीज़ें सही है या नहीं है, ये इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। देयर हैज़ टू बी सम गाइडलाइंस, देयर हैज़ टू बी सम रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ हो, और कैंडिडेट को एटलीस्ट 48 आवर का टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना जो करेक्शंस हैं उनको सही कर सके, ठीक है। बाकी आगे डिजिटली इसमें बोला गया है सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का। तो इन्होंने बोला कि इन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है नॉमिनेशन का, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल होना चाहिए। तो एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें इन सब लोगों के लिंक जो भी चीज़ें हैं जो सर्टिफिकेट में ज़रूरी है वो लिंक होनी चाहिए। फिर एक और चीज़ इन्होंने बोली है कि आपको क्या करना है कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसे रिटर्निंग अफसर है, उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म देखा, उसमें देखा कि ये प्रॉब्लम्स है, तो उनको आप क्या करो, फाइल करो, वेरीफाई करो, नोटिफाई करो। करेक्ट करवाने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं वो बताओ, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट हो गया क्या रीज़न है, वो एक पब्लिक डैशबोर्ड पे होना चाहिए विथ टाइम स्टैम्प्स एंड रीजन्स, कि
पहला टाइम स्टैम्प क्या होना चाहिए कि भाई किस डेट को आपने पता किया कि ये नहीं है सही, फिर रीज़न क्या है, फिर सही करने के तरीके क्या हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एक पब्लिक डैशबोर्ड पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिर टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है, टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी व्हेन ए नॉमिनेशन इज रिजेक्टेड आर्बिट्रेरली। ये बोलते हैं कि जब नॉमिनेशन रिजेक्ट हो रहा है, कि किसी भी कोई भी रीजन दे के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया, तो दो राइट जो हैं वो वोलेट होते हैं। एक होता है कैंडिडेट का राइट टू कॉन्टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि राइट टू बी वोटेड, ठीक है, एंड वोटर्स का जो राइट होता है राइट टू चूज, ठीक है। तो ये आप मुझे बताना, राइट टू कॉन्टेस्ट और राइट टू चूज जो वोटर का राइट होता है, ये किस टाइप के राइट है? ये स्टैचुरी राइट है, लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। इनके बारे में आप बताना मुझे, ठीक है। तो अभी हमने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की, वो देखी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्लिक यूपीएससी बाय लवप्रीत ऑफिशियल, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि कौन सा लेक्चर कब अपलोड हो रहा है। अभी इसके बाद हम आज का जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस में अपलोड करूँगा, ठीक है। और इसी वे में हम क्या है, डेली एक करते रहेंगे कि कैसे कैसे न्यूज़ आ रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सो दैट हमारा टाइम सेव हो और रेलेवेंट आर्टिकल्स जो हैं वो हम पढ़ सकें। सो थैंक यू।